मैं आज अपने ऑफ़िस की एक फ़ाइल घर पर ही भूल आया था। एक ज़रूरी मीटिंग से पहले मुझे उस फ़ाइल की ज़रूरत थी, इसलिए मैं 10:30 बजे ही घर लौट गया था। मेरे पास मेरे घर की बाहरी दरवाज़े की चाबियाँ थीं, इसलिए मैं खुद ही दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही आगे बढ़ा तो मुझे कुछ अजीब-सा महसूस हुआ। मैं आगे बढ़ा तो एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने झाँक के देखा तो मेरी पत्नी किसी से बातें करते हुए नज़र आई। दूसरी तरफ हमारी नौकरानी सिर पर दुपट्टा ओढ़कर बैठी थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ा उन दोनों की नज़र मुझ पर पड़ गई। मैं और उनकी तरफ बढ़ गया तो नौकरानी ने झट से अपने दुपट्टे से मुंह ढक लिया और भागने की कोशिश की। मुझे शक हुआ क्योंकि वो तेज़ी से भाग रही थी और मैं उसे पकड़ नहीं पाया, मगर उसका दुपट्टा मेरे हाथ में आ गया था। नौकरानी ने अपना दुपट्टा छुड़ाने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सांसें अटक गईं, क्योंकि नौकरानी के भेस में तो मेरा नाम सुकेश है। मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। वैसे तो मेरी शादी घरवालों की पसंद से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने लगा था। मेरा हैदराबाद से चंडीगढ़ ट्रांसफ़र हुआ तो मेरी पत्नी भी ज़िद करने लगी कि मैं भी आपके साथ चंडीगढ़ जाऊंगी, क्योंकि शादी से पहले वो चंडीगढ़ में ही रहती थी। मैंने नीलम को बहुत समझाया, देखो नीलम, कुछ दिन यहीं पर रुक जाओ, मुझे फ़्लैट को सेट करवाने दो, फिर मैं तुम्हें भी बुला लूँगा। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। इधर मेरे माता पिता मुझसे नाराज़ हो रहे थे कि अपनी पत्नी को हमारे पास छोड़कर जाओ, लेकिन मेरी पत्नी ज़िद करती रही तो मेरा दिल पिघल गया और फिर मैं उसे अपने साथ चंडीगढ़ ले आया था। चंडीगढ़ आने के बाद हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई थी। हम दोनों खूब घूमते फिरते, होटल में ही खाना खाते, लेकिन वक्त के साथ असल ज़िंदगी की शुरुआत हो गई तो मुश्किल पैदा होने लगी थी। मैंने एक पॉश एरिया में घर किराए पर लिया था, लेकिन साफ़ सफाई ना होने के कारण वो बहुत गंदा हो गया था। जब मैं नीलम को सफाई करने के लिए कहता तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाती और कहती, मैं कोई नौकरानी हूँ या पत्नी? मैं उसे समझाता, हेमा भाभी और पूजा भाभी भी तो काम करती थी ना, तुम कर लोगी तो क्या हो जाएगा? तो वो चिढ़कर कहती, उन्हीं दोनों की वजह से तो मैं उधर ससुराल में नहीं रुकी। वो खुद तो मशीन बनी हुई थी, मुझे भी मशीन बनाना चाहती थी। अब मैं उसकी इन बातों का क्या जवाब देता? मैं ऑफिस से आकर अकेले ही पूरे घर की सफाई कर देता। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि वो खाना बना लेती थी। खाना जैसा भी बनता मैं खा लेता। हमारा सब कुछ अच्छे से चल रहा था, ज़िंदगी में शांति ही शांति थी। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरी पत्नी परेशान सी रहने लगी, बात बात पर गुस्सा हो जाती थी। एक दिन नीलम ने बताया, मुझे एक काम वाली मिल गई है। मैं कई दिनों से काम वाली को ही ढूंढ रही थी। वो बोली काम वाली 2 घंटे के लिए आएगी और घर की सफाई करके चली जाएगी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो अब मुझे घर की सफाई नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे चिंता भी हो रही थी। मैंने कहा, नीलम ध्यान रखना, नौकरानी घर की सफाई करने आती तो हैं, लेकिन सफाया करके चली जाती हैं। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी थी और बोली, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब एक बार फिर से घर में शांति आ गई थी। नीलम बहुत खुश और सच धज कर रहने लगी थी। मैं घर आता तो उसको बहुत खुश देखता था। मुझे ये तसल्ली हो गई थी कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन एक दिन मैं ऑफिस की एक ज़रूरी फ़ाइल घर पर ही भूल गया था। घर जाकर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए थे। यह सब मेरे लिए एक असहनीय था, इसलिए मैंने नीलम को एक कमरे में बंद कर दिया था। देर रात जब मैं घर लौटा तो नीलम ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। मैंने परेशान होकर दरवाज़ा खोल दिया और उससे पूछा, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ कि आज हमारे घर में नौकरानी के भेष में कौन मौजूद था? वो बोली, आपको मेरी कसम है, पहले आप मेरी बात सुनो, फिर मैं आपको उससे मिलवा दूंगी। मैंने अपनी पत्नी को एक मौका दे दिया था। मैं दिल ही से यही चाहता था कि वो मेरी सारी शंकाओं को झूठा साबित करे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। नीलम ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, सुकेश, हम 6 बहनें और एक भाई थे। पिताजी दिहाड़ी मजदूर थे और माँ दर्जी थी। हम सब छोटे छोटे थे तो हमारे पेट भी छोटे थे। हमारा पेट माँ की सिलाई की कमाई से भर जाता था। जब हम बड़े हुए तो हमारी भूख भी बढ़ गई। तब कम खाने से कहाँ गुजारा होता था। माँ दाल बनाने का बर्तन चूल्हे पर चढ़ा देती और फिर जी भर के दाल में पानी डाल देती, लेकिन हमें रोटी हर बार कम पड़ जाती थी। हम खाली पेट ही उठ जाते थे। जब कई दिन तक ऐसी मुसीबत सहनी पड़ी तो हमारे खाना खाने वाली चटाई तितर बितर हो गई थी। हम सभी भाई बहन एक दूसरे से खाना छीन कर खाने लगे थे। मेरा सबसे छोटा भाई विमल, वो खाना मुट्ठियों में भर लेता। हम उसे कुछ नहीं कहते थे। जब सब लड़ झगड़ कर उठ जाते तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से रोटी के टुकड़े निकाल कर माँ को खिलाने लग जाता। जब माँ रोती जाती तो वो अपनी शर्ट की आस्तीन से माँ के आंसू पोंछ देता।
मेरी सबसे बड़ी बहन सीमा 18 साल की थी और विमल 5 साल का था। ये जो उम्र का अंतर था ना, ये बहुत ही ख़तरनाक था। बहन की शादी की उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन गरीब घर की लड़की से कौन शादी करता है। अब हम बहनों को अब ऐसे ही बड़ी आशाएं थीं, भाई से बड़ी आशाएं थीं। हम दिन गिन कर काट रहे थे कब हमारी किस्मत खुलेगी। विमल जवान हो गया और हम सब बहनें अच्छी खासी उम्र की होती गईं। जब हम अपनी किस्मत पर रोते तो विमल सबसे बड़ी बहन सीमा के गले लगकर रो पड़ता। माँ अपना माथा पीट कर रह जाती। माँ विमल को बहुत समझाती थी कि तुम एक मर्द हो। जब एक औरत किसी के सामने निराश होकर आंसू बहाती है तो मर्द अपनी हिम्मत जुटाकर उसके आंसू पोंछ देता है, खुद रोने नहीं बैठ जाता है। मगर विमल को ये बातें कहाँ समझ में आती थीं। उस बेचारे के भी हमारी तरह नसीब टूटे हुए थे। पढ़ाई से भी दूर हुआ था और हुनर से भी। जब वो 18 साल का हुआ तो माँ ने उसे बिजली का काम सीखने के लिए लगा दिया था, लेकिन तब तक उसके पास काम सीखने के लिए समय नहीं बचा था। माँ की आंखों की रोशनी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, वो सिलाई नहीं कर सकती थी। बड़ी बहन भी सिलाई से पीछे हट चुकी थी। अब सुबह शाम हमारे हालात एक जैसे थे। हम भूखे रहते और पिताजी शाम को मस्त शराब पी कर आते थे और बिस्तर पर ढेर हो जाते थे। माँ रात में भूख के कारण रो रही थी। विमल नींद से उठकर उनके पास गया और उनके गले लगकर रोने लगा था। फिर सुबह हुई तो उसने अपना फैसला सुना दिया था कि वो बिजली का काम नहीं सीखेगा, बल्कि दिहाड़ी मजदूरी करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा। समय की मांग भी यही थी, तभी तो हम सभी चुप ही रहे थे। अब एक लड़का अक्सर विमल के साथ हमारे घर आता था। उसका नाम शिवम था। वो उम्र में विमल से काफ़ी बड़ा था, शायद मुझसे भी वो 3 साल बड़ा था। वो माँ को आके दिलासा देता कि चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो चोरी चोरी मुझे देखता रहता। उसको मैं अच्छी लगने लगी थी और मुझे भी। उसने मुझसे कहा था कि जब उसके घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो वो मुझे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। लेकिन फिर एक दिन शिवम गायब हो गया। मुझे उम्मीद थी कि वो एक दिन ज़रूर वापस लौट कर आएगा। इस बीच विमल भी पूरे दिन घर से गायब रहता था। अब तो रात भी बाहर गुजारने लगा था। एक दिन वो रोज़ की तरह घर से बाहर निकला और घर लौटकर वापस ही नहीं आया। माँ और हम बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। माँ पूरे दिन ऐसे ही रोती रहती थी जैसे उसकी मौत हो गई हो। हम बहुत दुखी रहने लगे थे। हम बहनें भी भाई को बहुत याद करते थे, अपनी इच्छाओं पर आंसू बहाते। कई दिनों से हमें खाना नसीब नहीं हुआ था, जिसके चलते मेरी बड़ी बहन जब सीढ़ियों पर चढ़ी तो चक्कर खाकर गिर गई। उसके सिर पर गहरी चोट लगी और उस झटके में मेरी सबसे बड़ी बहन की मौत हो गई। दीदी गुजर गई, लेकिन माँ की आंख में एक भी आंसू नहीं आया। माँ बोली, सीमा भूखी मर गई। सीमा खुशनसीब थी, हम सब बदनसीब बहनें जिंदा थीं। 1 महीना बीत गया होगा कि विमल वापस लौट आया। वो ढेर सारे पैसे लेकर आया था अपने साथ। वो नीली शॉल भी लाया था। भाई बोला, माँ ये शॉल सीमा के लिए है। तो माँ बोली, बेटा वो अब इसे ओढ़ने के लिए इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही वो परेशानी से हमें देखने लगा। हम सब बहनों की गिनती करने के बाद बोला, माँ सीमा क्यों मर गई? पिताजी मर जाते तो अच्छा होता। विमल अब बात बात पर रोता नहीं था, वह दुख की बात सुनकर भी हंस रहा था। विमल के घर आने से अब घर में भरण पोषण की व्यवस्था हो गई थी। उसने माँ से कहा कि मैं एक बिजनेस करने लगा हूँ। फिर माँ ने कहा, भगवान का शुक्र है। फिर विमल के दिन रात का कोई हिसाब किताब ही नहीं रहा। वो कभी दिन में निकलता तो रात को आता और कभी रात भर बाहर ही रहता, लौट कर ही ना आता। हम बहनें पेट भर खाना खाने के बाद विमल को दुआ देते थे। विमल ने माँ से कहा था कि माँ, जब मैं काम से बाहर से आता हूँ ना, तब कोई मुझसे बात ना करे। वो घर आता तो मुँह छिपाकर अपने कमरे में चला जाता। जब आराम करके बाहर आता तो खुश दिखाई देता। उसके दिन और रात का व्यवहार हमारी समझ से परे था। अब ये हुआ कि जब पेट भरने लगा तो अकल भी जाग उठी थी। अब माँ को विमल की चिंता होने लगी थी। माँ वैसे उसके काम के बारे में पूछती तो टाल देता, ना जिद करती तो उठकर बाहर चला जाता। एक दिन जब पिताजी घर आए तो वो नशे में नहीं थे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने घर आकर विमल को ज़ोर ज़ोर से पुकारना शुरू कर दिया। तो हम सभी बहनें और माँ दौड़कर पिताजी के पास पहुँची। तभी भाई भी अपने कमरे से बाहर आ गया। वो जैसे ही बाहर आया, पिताजी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिया। पिताजी बोले, इस बेशरम ने तो मेरे नाम को ही डुबो दिया है। माँ ने कहा, जो शख्स खुद नशे में डूबा हो उसका कोई नाम कोई और क्या डुबा देगा। पिताजी बोले, विमल तुम लोगों को हराम का खाना खिला रहा है। माँ भी आज रुकने वाली नहीं थी। कहने लगी, तुमने तो आज तक हमें एक निवाला भी नहीं खिलाया, भले वो हराम का ही क्यों ना हो। पिताजी विमल की जान के दुश्मन बने हुए थे। वो विमल को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, उसे घर से निकालना चाहते थे, लेकिन माँ अपनी ज़िद पर अड़ी थी। लेकिन जब पिताजी ने माँ को तलाक देने की धमकी दी तो माँ ने एक नज़र अपनी 5 अविवाहित बेटियों पर दौड़ाई और वो चुप होकर बैठ गई। उस दिन पिताजी ने विमल को अपमानित करके
घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन विमल की आंखों में ना कोई आंसू थे और ना ही चेहरे पर कोई उदासी थी। विमल घर छोड़कर चला गया तो माँ ने पिताजी से पूछा, मेरे बेटे का अपराध क्या था? पिताजी ने माँ को कोई जवाब नहीं दिया और घर से निकल गए। विमल ने घर तो छोड़ दिया था, लेकिन उसने हमसे हाथ नहीं खींचा। वो हर महीने माँ को अच्छी खासी रकम भेजा करता था। उसके पैसों से माँ ने नए इलाके में एक घर खरीदा। उस इलाके में किसी को नहीं पता था कि हम क्या सहकर आए हैं। हम तो सभी की नज़रों में ख़ानदानी बन गए थे। माँ ने हमारे लिए रिश्ते ढूंढे और हमारी शादियाँ करवा दी। विमल का हमें नहीं पता कि कहाँ है और किस हाल में है। लेकिन कल जब मैं बाज़ार गई तो मेरी मुलाकात विमल के दोस्त शिवम से हुई। वो विमल के लिए बहुत चिंतित था। उसने हाथ जोड़कर मुझे कहा कि मैं विमल से मिल लूं, वरना वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। सुकेश, आज प्लीज़ मुझे विमल के पास ले चले। नीलम की बात से मैं चकरा गया था। जब उसने हाथ जोड़कर मुझे विनती की थी, मैंने माथे पर बल डालते हुए कहा, मुझे सिर्फ तुमसे इतना पूछना था कि आज जो काम वाली मेरे घर आई थी उसकी हकीकत क्या है? तो वो बोली, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन मुझे डर है कि असलियत जानने के बाद आप मुझे तलाक दे देंगे। पर इससे पहले बस आप मेरे साथ मिल के विमल को ढूंढ लें, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। हमेशा की तरह मैंने नीलम की बात मान ली थी। मैंने उससे वादा किया कि मैं विमल को ढूंढ लूँगा। मुझे शिवम भी याद आया, लेकिन नीलम ने खुद ही कबूल कर लिया था कि वो उससे प्यार करती थी। सबसे पहले मुझे शिवम को ढूंढना था, जो नीलम को मार्केट में मिला था, लेकिन वो नीलम से मिलने के बाद कहीं गायब हो गया। मैंने शिवम और विमल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने सभी संपर्कों का उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन जो बातें मुझे पता चल रही थी वो काफ़ी परेशान करने वाली थी। शिवम और विमल को लोग जिस काम के लिए जानते थे, अगर वो नीलम अपने कानों से सुनती तो डूब मरती। मैंने उसकी खोज जारी रखी थी। आखिरकार मैं उनके फ्लैट का पता हासिल करने में कामयाब हो गया था। शाम होते ही जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने नीलम से कहा, नीलम तैयार हो जाओ, आज हम विमल से मिलने जाएंगे। तो वो मेरी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ी थी। उसने तुरंत साड़ी का पल्लू सिर पर रखा और बोली, आप मुझे लेकर चलिए। तो हम दोनों एक पॉश इलाके में एक फ्लैट के सामने खड़े थे। मैंने डोरबेल बजाई तो शिवम ने दरवाज़ा खोला था। वो मुझे नहीं जानता था, इसलिए बोला, आजकल विमल कोई शो नहीं कर रहा है, आप यहाँ से जा सकते हैं। शिवम का हुलिया औरतों वाला था। तभी मेरे पीछे से नीलम सामने आ गई तो शिवम पीछे हट गया। हम फ्लैट में दाखिल हुए तो विमल सामने ही बैठा था। उसके सोफे के सामने का टेबल तरह तरह के नशे के सामान से भरा पड़ा था। इस समय भी वो नशे में ही दिख रहा था। नीलम को देखते उसने शिवम को इशारा किया कि ये सब चीज़ें वो यहाँ से उठा दे। वो बड़े कठोर स्वर में बोला, क्या करने आई हो यहाँ? नीलम विमल को इस हालत में देखकर रो पड़ी थी। तुम्हारी हालत कैसे हुई मेरे भाई? विमल भी रो पड़ा था। वो बोला, क्या क्या सुनोगी, जाने दो, रहने दो, कहाँ से शुरू करूँगा और कहाँ पर ख़त्म? क्या तुम यह सुनने आई हो कि विमल पूरे चंडीगढ़ शहर का सबसे मशहूर किन्नर है? विमल की बात सुनकर नीलम तड़प उठी थी। तुम्हें याद है ना कि सीमा भूख से मर गई थी? तुम्हें तो याद ही होगा, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारा भाई विमल भी भूख से मर गया था। उसके शरीर में एक नई आत्मा पैदा हो गई थी, एक किन्नर की आत्मा। घर में गरीबी थी ना, इसलिए शिवम ने मुझे कहा कि रात में लिपस्टिक लगा कर भीख मांगते हैं। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन उस रात भीख नहीं मिली, ताने मिले थे, घटिया सुझाव सुनने को मिले थे। मेरी अंतरात्मा तो उसी रात को बर्बाद हो गई थी। अब मैं और शिवम रात को मेकअप करके भीख मांगते थे। एक रात हमको किन्नरों के गुरुओं ने अगवा कर लिया था। उन्होंने कई दिनों तक हमें भूखा रखते हुए मारा भी था। वो गुस्से में था कि हमने क्यों उनकी सीमाओं को उल्लंघन किया। हम पुरुष होकर भी क्यों तीसरे जेंडर के हक को लूट रहे हैं? भला ये क्या बात हुई नीलम? भीख मांगना भी किसी का हक होता है क्या? हम दोनों ने उनके गुरु को अपने हालात बताए तो उसका दिल नरम पड़ गया था। उसने 1 महीने बाद हमें पैसे वगैरह देकर भेज दिया था, लेकिन जब मैं घर आया तो मेरी बहन सीमा घर पर नहीं थी। मैं टूट गया था, लेकिन मैं सोचता था कि कहीं तुम 6 जन भी भूख से ना मर जाओ, इसलिए मैं रोज़ रात को चेहरे पर मेकअप लगाकर भीख मांगता था। मुझे अच्छे पैसे मिलने लगे थे तो घर के हालात भी सुधरने लगे थे, लेकिन हमेशा हराम की पीने वाले मेरे पिताजी को मेरी कमाई हराम कैसे लग गई? उसे किसी ने बताया था कि मैं किन्नर बनकर सड़क पर भीख मांगता हूँ। उसने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं ज़िद में आ गया और वापस उस गुरु के पास चला गया जिसने मुझे अगवा कराया था। मैंने उससे कहा कि गुरु मुझे अपने साथ मिला ले, तो वो हंसने लगा। उसके शब्द आज भी मुझे याद हैं। वो बोल रहा था कि अगर तुमने नाचना और गाना सीख लिया तो तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुझमें नज़ाकत भी बहुत है। मैंने फिर सब कुछ सीख लिया, अदाएँ, नाच गाना। मैं अपने शराबी बाप के हाथों मजबूर होकर मर्द से किन्नर बन गया था। पूरे शहर में मेरे नाम का डंगा बजने लगा था।
लोग मुझे दूर दूर से अपनी शादी ब्याह के समारोह में बुलाते थे। मैं जाता और डांस करके खूब पैसे कमाता था, फिर वो पैसे अपने सामने रख देता और नशे में धुत होकर अपने आप को मारता पीटता, खुद को गालियाँ देता कि मैं कैसा मर्द हूँ। हालात से तंग आकर किन्नर बन गया। फिर वो सारे पैसे आप लोगों को भेज देता था। जिस दिन आप में से किसी एक बहन की शादी होती थी तो मैं सारे कार्यक्रम रद्द करके लड़कों जैसे कपड़े पहन के बहुत खुश हो जाता था कि तुम बहनों के सिर पर हाथ रखकर विदा करूं। लेकिन फिर सोचता कि अगर वहाँ किसी बाराती ने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा। बस यही सोचकर फिर से रोने लगता था। फिर एक एक करके तुम सब बहनों की शादी हो गई तो पिताजी और अधिक बेफिक्र हो गए थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि माँ मेरे पैसों में से उस बेफिक्र इंसान को भी पैसे देती होंगी। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है नीलम, जब मैं एक समारोह में मंच पर परफॉर्म कर रहा था तो मेरी नज़र किस पर पड़ी। वो शख्स जिससे हम अपना बाप कहते हैं वो नशे में धुत था। मेरे मेकअप के पीछे मेरे छिपे चेहरे को पहचान नहीं पाया था। पिताजी मेरे एक एक ठुमके और पैसों की बरसात कर रहे थे। मैंने पूरा फंक्शन करने के बाद अपने पिता के कान में जाकर कहा, पिताजी मैं तुम्हारा विमल हूँ, क्या मैं सबको बता दूँ कि तुमने मुझे जन्म दिया है मेरे हराम के पैसों से, तो जो तुम बड़े इज़्ज़तदार बने बैठे हो। मेरी बात सुनकर पिताजी ने मेरे मुंह पर थूक दिया था। नीलम वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा था। नीलम उसके गले लगकर तड़प रही थी। मेरी और शिवम की भी आंखें भीग गई थीं। तभी विमल ने कहा, पिताजी ने उस बेटे के चेहरे पर थूक दिया जिसने उनकी वजह से अपनी मर्दानगी गंवा दी थी और अपनी इज्जत को मार डाला था। पिताजी ने हम सभी के साथ बहुत अन्याय किया है। तब मुझे पता चला कि माँ पिताजी को छोड़कर अपनी दूसरी बेटी के घर चली गई हैं, तो मैंने पैसे भेजने बंद कर दिए थे। अब तो खैर मैंने भी नाचना छोड़ दिया है, इसलिए मेरी ये हालत है। मैंने अपने भाई होने का फ़र्ज़ निभाया है। मैंने अपने बहनों की शादियां तो कर दी हैं। अब मैं इस पापी और अपमानजनक जीवन को छोड़कर सबसे छिप कर रहना चाहता हूँ। नीलम और विमल के चेहरे पर उनका दुख बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। नीलम बोली, विमल तुमने हम सभी के लिए जो कुछ किया है मेरे भाई, उसका कर्ज हम पूरी ज़िंदगी चुका नहीं सकते। आज हम सब अपने अपने घर में खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं और तुम यहाँ किस मुसीबत में उससे गुजर रहे हो। विमल तुम जानते हो क्या, पिताजी भीख मांगने लगे हैं। एक दिन हमारे घर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने पिताजी खड़े होकर भीख मांग रहे थे। मेरे भाई, मैंने उन्हें घर बुला लिया और कहा कि मेरे घर की सफाई किया करो तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे दिया करूँगी। वो आते हैं मेरे घर पर, बड़ी मुश्किल से सफाई करते हैं। उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि वो काम कर सकें, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो भीख मांगे। सारी ज़िंदगी उन्होंने मुफ्त की रोटियां तोड़ी हैं, तो क्या अब भी वो ऐसा ही करें। मैं उनसे हम सब का हिसाब लेना चाहती हूँ। तभी नीलम ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, सुकेश, वो काम वाली के रूप में आने वाला शख्स मेरा बाप है। अब सारी हकीकत मेरे सामने थी। मैंने नीलम को माफ़ कर दिया था। मुझे विमल का बड़ा भाई बनना पड़ा। मैं उसको शिवम को और अपने साथ ले आया था, लेकिन जब डॉक्टर से बात की तो उन दोनों को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाना पड़ा था, जहाँ पर हर हफ्ते उनका मनोचिकित्सक द्वारा भी इलाज किया जाने लगा। जीवन की बहुत ही कड़वी यादें उनके दिमाग में बैठ गई थी, जिनको नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए मिटाना ज़रूरी था। मैं और नीलम हर हफ्ते उन दोनों से मिलने जाते हैं और बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है, जबकि नीलम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढने में व्यस्त है। जहाँ तक नीलम के पिताजी का सवाल है, तो वो हर दिन हमारे घर की सफाई करने आते हैं। मैं नीलम को समझाता हूँ कि अपने पिताजी को माफ़ कर दे, मगर वो अभी माफ़ करने के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए कि क्या नीलम को अपने पिताजी को माफ़ कर देना चाहिए या फिर इसी तरह खुद पर होते हुए जुल्म का बदला लेते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अच्छी आने वाली कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।